स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस कार्यक्रम धरती से शिखर तक में। इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाते हैं नई नई शख्सियतों से, नए नए लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल किया है और समाज में उनका बहुत योगदान रहता है। ऐसे लोगों से हम आपसे मिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं विश्व भारती योग संस्थान के संस्थापक निदेशक श्री प्रेम भाटिया जी से। प्रेम भाटिया जी एक योगी ही नहीं, एक कवि भी हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये योग के क्षेत्र में एक कीर्ति स्थापित कर चुके हैं। तो लीजिए देखते हैं एक बार इनके जीवन की एक झलक और मिलते हैं प्रेम भाटिया जी से। तो सर भाटिया जी, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप आए और आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को। आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें सर। नाम प्रेम भाटिया है और काफ़ी दिनों से हम योगाभ्यास कर रहे हैं, करवा रहे हैं और अपने जीवन को और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मानव के रूप में हम क्या और समझ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप योग से जुड़े हुए हैं और आप देखने में भी खुद एक योगी की तरह बिल्कुल फिट नज़र आ रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि योग क्या है, एक्चुअली योग की परिभाषा क्या है। यानी कि योग आजकल कोई उसको मेंटली योग को ले लेता है, कोई फिजिकल योगा कोई योग कहता है। तो आपकी नज़र में योग क्या है? संयोग से जब हमने पुस्तक लिखी थी योग की, योग एक सहज प्रयास जी, तो उसमें पहला चैप्टर ये लिखा था कि योग क्या नहीं है। यदि हमें ये पता चल जाए कि योग ये नहीं है तो हमारे लिए आसान हो जाता है समझना कि योग क्या है। जी, ठीक है ना। तो योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, खाली शरीर के लिए है, लेकिन शारीरिक व्यायाम नहीं है। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये किसी प्रकार का ड्रेस नहीं है, ये कोई वेशभूषा नहीं है, ये सिर्फ मेंटल भी नहीं है कि आप बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो योग कर रहे हैं, ये भी नहीं है। योग कोई मिस्टिसिज्म भी नहीं है, कोई रहस्यवाद नहीं है, और योग कोई आशीर्वाद भी नहीं है कि किसी के आशीर्वाद मिल गई और काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, योग ऐसा नहीं है। और योग कोई चमत्कार भी नहीं है। योग रहस्य नहीं है तो योग चमत्कार भी नहीं है। तो योग समझा जा सकता है, योग को जिया जा सकता है। तो क्या है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही है। और हमारी बहुत सारी परंपरा में डेफिनेशंस दी गई हैं, काफ़ी सारी परिभाषाएं दी गई हैं। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योगा कर्म सुकौशलम, है ना। अपने आप को, पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, समत्व योग उच्यते, समभाव में रहना इत्यादि बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। पर यदि आप ध्यान देंगे तो उनका सबको एक ही है ना। दिखने में अलग अलग हैं पर है एक ही। वो क्या कि अपने तन को, अपने मन को और अपनी आत्मा को एनलाइन करना, एक सूत्र बनाना। जो मेरे तन से हो रहा है वो मेरे मन में हो, जो मेरे मन में हो वही मेरी आत्मा में हो, वही मेरा एक सूत्र हो जाए।
तो मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाना, और एक तो मनसा वाचा कर्मणा में चोर भी हो जाता है, वो करना चाहता है कुछ, वो करता रहता है, तो क्या उसे हम योग कहेंगे? मनसा वाचा कर्मणा के बाद भी आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने योग की डेफिनेशन दी है जी। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा एक सही दिशा में उठाया गया जो क्रिया है, कर्म है, उसे योग कहते हैं। जी जी। दूसरा सवाल सर, योग का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहता हूँ कि हम ये मन तक सीमित नहीं है, इसलिए मैंने कहा इसका मन जो है हमारी कॉन्शियस का सबसे छोटा लेवल है जी, सबसे स्थायी लेवल है। उस स्थायी से ऊपर उठ करके आत्मा तक यदि हमारा समर्थन नहीं है तो वो योग नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मनसा वाचा कर्मणा केवल यहाँ तक नहीं है, मन से ऊपर क्या है, मन से ऊपर क्या है और जो उसके पैरामीटर्स हैं, मन के बाद क्या क्या और है, और आत्मा तक, यानी कि जब तक आत्मा को नहीं छूता है या आत्मा समर्थन नहीं करती है तब तक योग नहीं हो सकता है। एक प्रकार से अतीन्द्रिय, यानी इंद्रियों के अलावा भी। हाँ, इंद्रियों तो खैर बहुत छोटी सी चीज़ है। इंद्रियां हैं वो तो केवल शरीर के लिए हैं, शरीर को साधने के लिए हैं, शरीर की स्वास्थ्य के लिए हैं, है ना। और उसमें जो संवेदनाएं होती हैं वो संवेदनाएं भी इसीलिए होती हैं ताकि हम पूर्णता की ओर बढ़ पाएँ जी। तो जो लेटेस्ट हमें समझ आई है, हमें इतना ही समझ आया है कि जब तक, है ना, तन भी वैसा नहीं हो, मन भी वैसा नहीं हो और आत्मा का समर्थन साथ में हो तो फिर योग है, अदरवाइज वियोग ही है, फिर डिसइंटीग्रेशन है। जी जी, फिर इंटीग्रेशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि योग और वियोग, यानी कि योग है जोड़ना और वियोग है उससे हटना। हाँ। तो सर हमारे दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है? यानी कि आजकल जो आप देख रहे हैं कि कितना फिजिकल लाइफ हो गई है, व्यक्ति सुबह उठता है, बस भागने की दौड़ रहती है, ऑफिस जाता है या अपने काम पे जाता है और फिर घर आने की जल्दी होती है और रात को खाना खाता है, सो जाता है, उसमें तो योग कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन इम्पोर्टेंस जो योग की है एक सही सफल जीवन के लिए, हमारे योग का कहाँ महत्व है, यानी कि हम उसको कहाँ फिट करें अपने जीवन में? मैं समझता हूँ कि योग को समझना है तो जीवन को समझना पड़ेगा जी। हम जीवन को नहीं समझें तो योग को कैसे समझेंगे? हमें जीवन समझ में नहीं आया तो हमें योग समझ में कैसे आएगा? क्योंकि योग जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमें अपने जीवन का प्रयोजन पता है? हम अपने जीवन के प्रयोजन को नहीं जानते तो योग को कैसे जानेंगे? हम शरीर के प्रयोजन को नहीं जानते, शरीर को क्या जानेंगे? हम मन को भी नहीं जानते, मनमानी जरूर करते हैं पर मन क्या है वो तो नहीं जानते हैं। इसलिए हम मन को भी नहीं जानते तो मन के लिए भी योग की बात क्या करना, कितनी करना, क्या करें बताएं। तो जब तक हमें किसी चीज़ का प्रयोजन ही पता नहीं है कि ये क्यों है, किस लिए है, क्या इसका प्रयोजन है, इस सारी धरती के ऊपर, इस सारे अस्तित्व के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका प्रयोजन ना हो। यदि हर चीज़ का प्रयोजन है, छोटी से छोटी, अदना से अदना चीज़ का भी प्रयोजन है, तो क्या मानव ही ऐसा है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसकी कोई दिशा नहीं है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है? यदि ऐसा लगता है तो योग कैसे समझ में आएगा? जीवन में समझ में आएगा, जीवन क्या है समझ में आएगा तो फिर योग समझ में आएगा। इसलिए हम योग को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आपकी बात सही है और उसी का परिणाम स्वरूप है कि हम बचपन से लेकर और जब तक हम बूढ़े होते हैं तब तक बीमारियों से जूझते रहते हैं। हाइपरटेंशन है, बहुत सारी तो ऐसी बीमारियां हैं कि डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन देखिए कि डिप्रेशन एक बीमारी बना दी गई है। तो क्या योग को हम अगर शामिल कर लें तो इन सब चीज़ों से
हम कहाँ तक छुटकारा पा सकते हैं? ये सारी जो तकलीफ़ें आप बता रहे हो ना जी, देखिए या तो ये शरीर की हैं, आदि व्याधियाँ शरीरगत हैं, या ये मन की हैं। ये दोनों जो स्थितियां हैं, यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स शरीर के से जुड़ी हुई हैं या हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, दोनों स्थितियों का जो सही निवारण है वो तो योग के पास है। आप योगाभ्यास करके अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, तन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। हमें तो अभी तो बड़ा सरफेस पे हैं, बड़ा ऊपरी स्थाई पे हैं। हम यदि तन की बात करते हैं और तन की बीमारी की बात करते हैं तो मुझे लगता है बड़ी चुटकियों से तन ठीक हो सकता है। तन की तकलीफ ज़्यादा नहीं है जी सर, तकलीफ ज़्यादा मन की है, मन की ज़्यादा है। देखिए, हमारा यदि तन स्वस्थ नहीं होता तो उसका दुष्प्रभाव मन पे पड़ता है ना, और यदि हमारा मन स्वस्थ नहीं होता तो उसका दुष्प्रभाव तन पे पड़ता है। अब देखिए, दोनों का आपस में संबंध है और प्रभाव पड़ता है। तो तन का प्रभाव मन पे ज़्यादा पड़ता है या मन का प्रभाव तन पे ज़्यादा पड़ता है? ऑब्वियसली मन पे ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मन का प्रभाव तन पे ज़्यादा पड़ता है। अब मन मेरा ठीक नहीं है, मन मेरा आवेशित है, मन मेरा द्वेष भरा हुआ है, मन मेरा बड़ा कई सारे हमारे विषयों से तनातन हो रहा है, कई कंपैरिजन्स हैं, बहुत सारे हमारे झंझट हैं, और हमें पूरा पंप किया जा रहा है कि तुम उसको देखो, तुम उसको देखो, उसको देखो। अरे किसको देखो? अपने को छोड़ के सबको देखो। तो मन कैसे स्थिर रहेगा? मैं एक छोटा सा शेर सुना दूं आपको, बिल्कुल, शायद आपको अच्छा लगे। मैंने किसी ने कहा था कि ये दिल कब उदास होता है? इसने प्रश्न किया 2 शब्दों में कि दिल कब उदास होता है, तो मैंने छोटा सा जवाब दिया, जब किसी का किसी के पास होता है। क्या बात है, तब ये दिल उदास होता है। जब किसी का किसी के पास होता है। यदि आपका दिल आपके पास नहीं रहता है तो उदास ही रहेगा ना। यदि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं उदास रहूंगा ना, और बच्चा भी उदास रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो मेरा मन है तो मेरे पास रहे कि किसके पास रहे? वो जहाँ भी रहेगा उदास रहेगा और मैं भी उदास रहूँगा। तो मेरा मन, मेरा दिल, ये दिल कब उदास होता है? जब किसी का किसी के पास होता है। अपना दिल अपने पास रहेगा, कभी उदास नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है। दूसरी बात यह है कि तन को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, वो प्रकृति विधि से ठीक रहता ही है, पर हम उसे खराब करते हैं जी। मन खराब होता है तो तन को खराब करता है। देखिए, मन जब भी खराब होगा सबसे पहले किसको खराब करेगा? सबसे पहले वो अपने नज़दीक तन को ही खराब करेगा। मन तन के नज़दीक होता है, क्योंकि मैंने बोला आउटर पेरिफेरी का है, तो बाहर तन है, ये लास्ट वाला मन है। तो मन और तन का संबंध बड़ा नज़दीक रहता है। बिल्कुल। इसलिए जब भी मन खराब होता है वो पहले अपने तन को खराब करता है, उसके बाद किसको खराब करता है? जब मन खराब होता है तो पहले तन को खराब करता है, फिर उसके बाद अपने तन को खराब करता है, फिर दूसरे अपनों के तन को खराब करता है, दूसरों को खराब करता है, यानी कि अपनों को खराब करता है, अपनों को। और जब अपने पूरे होते हैं तो फिर दूसरों और दोनों को खराब करता है। बिल्कुल। तो मैंने एक बार शेर लिखा था कि तन अगर ना ठीक हो तो सारे दे देते हैं छूट। आपको तकलीफ है, बीमार हैं, तो सब कहेंगे कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम आपका काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो तन अगर ना ठीक हो तो सारे दे देते हैं छूट, मन अगर ना ठीक हो तो कौन दे देता है छूट? हाँ, वो कोई छूट नहीं देता है, और बताता भी कोई नहीं कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मन में क्या चल रहा है। और फिर देखिए अगला शेर देखिए कि छूट तन की देने वाला तन से होता है सही। छूट तन की देने वाला तन से होता है सही, छूट मन की देने वाला मन से होता है सही। अच्छा, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, वो अच्छे मन वाला होगा तभी ऐसा कह पाएगा, नहीं तो तेरी ऐसी तैसी, तूने ऐसे कैसे कह दिया, उसका मन ही आवेशित है। किसी से गलती हो गई तो यार हम थोड़ा सा शांति रखें कि हम उससे और दुर्व्यवहार करें। ये देखिए इस प्रकार से चलता है।
तो मुझे लगता है कि तन तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। मैं खुद अपनी तकलीफ़ों से कितने जल्दी से उभर पाया हूँ और कितने सालों से लगातार उभरा हुआ हूँ, है ना। और मुझे लगता है कि मन का काम बिल्कुल अलग है, उस पर बिल्कुल अलग काम करना पड़ेगा। तन पे अलग काम करना होता है, मन पे अलग काम करना होता है, दोनों को मिला के फिर और काम करना होता है। ये जो योग की बात कर रहे थे, ये है योग। तन को ठीक करें, मन को ठीक करें, उसके बाद वो करें जो उसके लिए आप पैदा हुए हो, तब योग पूरा हुआ। ठीक है। तो ये सर ने कितनी बढ़िया बात बताई कि मन और तन दोनों पे काम करना पड़ेगा, और जब दोनों पे काम करेंगे तो और काम करना पड़ेगा। उसको योग कहते हैं। तो सर अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। और ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपसे विश्व भारती योग संस्थान की जो आपने स्थापना की है उसके बारे में हम आपकी बारे में जानेंगे, संस्थान के बारे में जानेंगे। तो अभी हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक जी। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम धरती से शिखर तक में। और आज हमारे मेहमान हैं विश्व भारती योग संस्थान के संस्थापक निदेशक श्री प्रेम भाटिया जी। भाटिया जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो संस्थान है, जो आपने विश्व भारती योग संस्थान की स्थापना की, वो कब की और आप को कैसे प्रेरणा मिली कि आप जो योगा करते हैं वो दूसरों तक भी कैसे पहुंचाएं, तो उसके बारे में हमें बताएं सर। हाँ, योगा को समझने के लिए और योग को अच्छे से जीवन में ढालने के लिए मैं 88 में मैंने जब कोर्स किया था योग का जी, तो मैं उस वक्त लोनावला में था जी। 88। तो उसके बाद उससे पहले मैंने शुरू कर दिया था योग के बारे में जानना समझने के लिए कि क्या चक्कर है, क्या होता है, कैसे होता है। और ये करीब मुझे 10 वर्ष लग गए इस बात को समझने के लिए कि योग अभ्यास कैसे करना चाहिए, क्या है योगाभ्यास और कैसे इफ़ेक्टिव हो सकता है। 10 साल से लेकर के 90 वर्ष तक आदमी कैसे कर सकता है, ये मेरा रेंज था। और कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, उसमें हम कैसे उसे जल्दी से बेटर कर पाएँ, सिचुएशन को कैसे उससे स्वस्थ लाभ ले पाएँ, तन का हो भले मन का हो, तो वो कैसा होना चाहिए उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था। और सबसे पहले योग का जो मुझे आमंत्रण मिला, डॉक्टर ए बी रानडे, बहुत ही निहायत शरीफ आदमी, बहुत ही अच्छे सर्जन थे लोनावला में। और वो इतने बढ़िया सर्जन थे और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसमें वो सर्जरी करते थे। और सर्जरी कर करके उनकी कमर झुक गई थी और उनको काफ़ी तकलीफ़ थी। और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप आइए, मुझे थोड़ा सा योगाभ्यास कराइए, मेरी तकलीफ़ काफ़ी हो गई है और मैं यदि ठीक नहीं होऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा। और गरीबों के लिए वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि मसीहा के जैसे थे और मेरे मन में उनकी प्रति बड़ी इज्जत थी। और मैंने पहला जो योगाभ्यास जो मैं सोच रहा था, समझ रहा था, तो पहला मैंने 1 महीना उनको योगाभ्यास कराया और 1 महीने के अंदर डॉक्टर साहब बिल्कुल सीधे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, बहुत स्वस्थ हो गए। और फिर उन्होंने कहा जी आप मेहरबानी करिए, अब कोई और साधना वगैरह बंद कीजिए, कम से कम 2 घंटे तो मेरे क्लिनिक में बैठिए, लोग बहुत दुखी हैं, उनको आप योगाभ्यास कराएंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने क्लिनिक में मुझे बैठने के लिए कहा और अपने पेशेंट्स मुझे भेजे। और उसके बाद धीरे धीरे शुरू हो गया योग का कार्यक्रम। और विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर, 90s की बात है, तो 90s में ही 3 महीने में करीब 500 लोगों ने रजिस्टर कर लिया और योगाभ्यास करना शुरू किया, बच्चे भी, बच्चियाँ भी, लेडीज़ भी, जेंट्स भी। तो 3 महीने में देखते देखते करीब 500 लोगों ने अभ्यास किया। और डॉक्टर साहब सबको पुश करते थे कि देखो योगाभ्यास किया, कैसे अच्छा हो गया, कितना अच्छा हो गया, और कितनी बीमारियों का इलाज होना शुरू हो गया। तो 91 में, हाँ इट वॉज जस्ट 91, और हम वापस दिल्ली आ गए थे। और जब आकर के हमें लगा कि ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो एक टेस्ट किया था वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से उसका रिज़ल्ट मिले हमें, तो हम बोला ठीक यहाँ पर शुरू करते हैं। तो 91 में हमने योग संस्थान का वो किया
यज्ञ किया और सबको बुलाया, सबने पार्टिसिपेट किया और अगले दिन से क्लास शुरू थी। तो 91 में जी। तो अभी करीब 1991 से और अब तक करीब 30 वर्ष हो गए आप लगातार विश्व भारती योग संस्थान से सेवाएं दे रहे हैं जी। और आपने बहुत लोगों का इलाज भी किया है और काफ़ी लाखों लोग हैं, संख्या भी बहुत ज़्यादा है कि जो आप संस्थान से फ़ायदा ले चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें शॉर्ट में ही जानेंगे कि संस्थान की क्या क्या सेवाएं चल रही हैं और कहाँ तक हम लोगों तक पहुँचे हैं। हाँ, वैसे तो संस्थान की जब मैं ये इसको 2 पार्ट कर सकते हैं हम जी। 15 वर्ष एक और 15 वर्ष 2 जी। पर पहले 15 वर्ष हमने खूब शिविर लिए, देशांतर में शिविर लिए, हर जगह पर मेडिकल कॉलेज में, मिलिट्रीज में, नेवी में, एयरफोर्स में, बहुत जगह पर हमारे शिविर हुए जी। और हम जाकर के उनको बताते थे और उसके बाद वो एक नया शुरू हो जाता था। लोग बोलते थे कि हमारे 1-2 बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं हमारे 100 बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो जितने लोग शिविर में आते थे हमें लगता था हमारे बच्चे आ गए और इनको टेकअप करना हमें लगता था अच्छा जी। तो 2000 में नेशनल ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग जो भी है, उसके लिए हमने कोर्स डेवलप किया था जी, योगा का बच्चों के लिए। तो वो 6 मंथ्स कोर्स बना, पूरा रिकॉग्नाइज रहा ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। और उसमें कम से कम हमने करीब 5000 बच्चों को ट्रेन कर दिया, टीचर्स को, और वो बड़े अच्छे से उन्होंने सीखा। बहुत सारे डॉक्टर्स ने सीखा, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ने सीखा। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपन किया और सबको बहुत अच्छा लगा। और जो कोर्स है वो मुझे लगता है काफ़ी और यूज़फुल हो सकता था यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बनती कि उनकी टीचिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो भी कराई जाएँ या उनको जॉब भी दिलाई जाए। शायद उस पर अभी धीरे धीरे काम, उस वक्त तो 2000 में इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, लेकिन कोशिश शायद और अच्छी से होनी चाहिए थी ताकि योग और प्रमोट हो पाए। और हमारा जो विश्व भारती योग संस्थान जो हमने नाम रखा था, ये सोच के रखा था कि इसका सारा विश्व में प्रचार होना चाहिए जी। इसलिए हमारे देश विदेश में हमारे बच्चे गए और उन्होंने बहुत अच्छे से योगाभ्यास कराया और बहुत अच्छे से उनके रिजल्ट्स मिले। एवरीबॉडी जहाँ पर भी किया बहुत अच्छा सा हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो सर अभी तो 21 जून को हम विश्व योगा डे मनाते हैं जी। और रिसेंटली जो पिछले 4-5 वर्षों से मना रहे हैं, तो क्या बदलाव आए हैं योग के क्षेत्र में इस जो दिन को हम 21 जून को मनाने से? हाँ, एक तो यह है कि बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो खुद स्वयं योगी हैं, खुद योगाभ्यास करते हैं बहुत अच्छे से और तभी वो आगे टेकअप कर पाए हैं। तो मैं हमेशा पहले ये कहता रहता हूँ, पहले यदि आपको खुद नहीं है उसका लाभ हुआ है तो आप दूसरे को लाभ दे नहीं पाओगे। तो योग का लाभ आप तभी दे पाते हो जब आपको लाभ होता है, और आपको लाभ नहीं होता तो सिर्फ बातें हैं तो बातें जाएंगी, कुछ नहीं है। तो उतना ही ज्ञान हम पचा पाए हैं जितना उसे व्यवहार में ला पाए हैं जी। तो हमारे व्यवहार में नहीं आया तो हमें पचा नहीं है, तो फिर बातें रह गई। पर इतने कर्मठ कर्मयोगी है ना, उनके आने से ये हुआ कि पूरे देश विदेश में 180 देश करीब करीब इसको योगाभ्यास को मना रहे हैं और इसका डंका बजा दिया उन्होंने। हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक आयाम जो हम पूरे संसार में इसको लाभान्वित कर सकते हैं, सारे संसार को योग द्वारा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारा मन अच्छा हो जाए और हम और आगे कुछ करने के लिए तैयार हो। वो भले जब मैंने बताया ना, शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो, उसके बाद आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, आप देश के लिए कर सकते हैं, आप अंतर्राष्ट्र के लिए कर सकते हैं, मानव मात्र की तरह से सारी मानव जाति के लिए कर सकते हैं, पूरी प्रकृति के लिए कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ता है काम, ठीक है ना। तो जब हम सबके भले की कामना करते रह जाएंगे लेकिन हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो हमारा एक कार्यक्रम इस प्रकार से रहा। मैं आपको बता रहा था कि हमारे 15 वर्ष अलग कर लीजिए, 15 वर्ष अलग कर लीजिए जी। 15 वर्षों तक हमने खूब सारे शिविर लिए, बहुत सारी ट्रेनिंग दी, बहुत सारे लोगों को अभ्यास कराया। लेकिन समझ में ये आया कि जितना भी हमने काम किया वो हमने एक सेवा भाव से किया, निस्वार्थ भाव से किया, पूरे समाज के लिए। बहुत लोग स्वस्थ हुए, बहुत अच्छे हुए, अच्छा मन भी हुआ, लेकिन मन इतना ही अच्छा रहता था कि कुछ और यदि उसको नहीं मिलता तो फिर वापस लौट आता है।
योगाभ्यास से शरीर के हिसाब से करने से हमारा मन इतना अच्छा तो हो जाता है कि वो तैयार होता है कुछ और अच्छा करने के लिए। यदि उसको और अच्छे की समझ नहीं आती है तो वापस लौट के भी खा जाता है। ये मैंने महसूस किया कि मेरा मन यदि आप अभी तक स्थिर नहीं हुआ है 15 वर्ष करवाने के बाद, यदि मेरा मन शुद्ध नहीं हुआ, मेरा मन स्थिर नहीं हुआ, मेरा मन अपने आप में स्वस्थ नहीं महसूस करता हूँ मैं, तो किसको मैं कहूँगा कि तुम्हारा मन स्वस्थ हो जाएगा, भाई करो अभ्यास। बिल्कुल सही बात। तो हमने क्या किया, हमारे करीब 32 सेंटर चल रहे थे 2006 तक जो अभ्यास करवाते थे योग के अंदर। 32 साल। उसके बाद फिर हमने वो बंद कर दिए। हमने कहा भी अपने लिए समय निकालते हैं, अपने पे काम करते हैं। तो मैं पिछले 15 वर्षों से अपने पे काम कर रहा हूँ, अपने मन पे काम कर रहा हूँ, अपने मन को कैसे अच्छा किया जाए और फिर और अच्छा कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो 15 वर्ष इधर और 15 वर्ष इधर, उन 15 वर्षों की मुझे बहुत एक तृप्ति है कि चलो जितना हमसे योगदान हो पाया, सब परिवार मिलकर के हम जो कर पाए वो कर पाए। लेकिन इन 15 वर्षों की तृप्ति मुझे बहुत है, जो अपने पे काम किया, अपने को समझ रहे हैं, है ना, अपने अपने प्रयोजन को समझ रहे हैं। और वो मिला हमें मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय बाबा ए नागराज जी के दर्शन से। और उस दर्शन को उसके पूरे देश में बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं। और वो लेटेस्ट है जो हमारा आदर्शवाद और भौतिकवाद को सम्मिश्रण करता है, जो उसको मिलाता है और हमारा अपना प्रयोजन बताता है। बिल्कुल, उससे हमें बहुत बहुत तृप्ति हो रही है। बिल्कुल सर, आज के समय में युवा आप देखते हैं कि मोबाइल और टेलीविज़न से ही फुर्सत नहीं है जी। योग के लिए समय नहीं निकालते हैं, अर्ली रात को बहुत देर रात तक जागते हैं, सुबह सो ही रहते हैं जब योगा करने का समय होता है। योगा का एक मतलब ये भी है कि जब रात और जब सूरज निकले यानी कि सुबह, और जब सूरज छिपे शाम, तो वो भी तो एक योग है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है कि भाई योगा कितना आपके लिए ज़रूरी है? क्या आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं? क्या ये हम मान सकते हैं कि आज योगा नहीं करते हैं तो वो अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं? हाँ, मेरा सोचना थोड़ा अलग है जी। मुझे लगता है हम बच्चों को ठीक संस्कार नहीं दे पाए, उनको ना ठीक उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं जी। भले हम माँ बाप के रूप में हों, भले हम है ना टीचर के रूप में हों, भले योग के उसमें हों, हम एक ना सही जो जीवन शैली आनी चाहिए उससे उनको जब नहीं मिलती है तब वो थोड़ा सा दूर होते हैं। तो योग के नाम से कितने सारे झंझट और कितने सारे, है ना, मुझे लगता है कि हम सही नहीं समझते हैं और सही समझा नहीं पाते हैं। इसमें नौजवान का कोई गलती नहीं है, बच्चों की तो बिल्कुल गलती नहीं होती, नौजवानों की भी गलती नहीं है। उनको एक वो जो एक मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। हमारी परंपरा ठीक से नहीं बन पाई कि हम कैसे जीवन जिएं, है ना। तो इसलिए उनको भी नहीं पता चलता, नहीं मिल पाता, उसमें उनकी क्या गलती है। तो मुझे लगता है कि जो नवयुवक है ना वो खोज रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक ना अच्छा आचरण वाला नहीं मिलता है। मुझे नहीं लगता कि दे आर एट रॉन्ग, आई मीन दे आर नॉट रॉन्ग। हम एज ए पेरेंट्स, एज ए अग्रज, एज ए टीचर, हम शायद पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। हम रूटीन के अंदर हमारे कार्यक्रम, हमारे जीवन उनके लिए प्रेरणा नहीं बन पा रहा है। और वो अपनी तरफ से हर एक आदमी खुश रहना ही चाहता है और वो खुशी के लिए ढूंढ रहे हैं क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। एंड प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आजकल के नौजवान ज़्यादा अवेयर हैं अपनी खुशी के बारे में कि मैं कैसे खुश होऊंगा। तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि हालात कैसे हैं कि नौजवानों को कि सोएं कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े, सोएं कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े, उठें कुछ ऐसा कि सोना ना पड़े। बिल्कुल, सोएं कुछ ऐसा कि उठना ना पड़े, उठें कुछ ऐसा कि सोना ना पड़े। चाहे अनचाहे ये होना रोज़ है, क्या करें क्या ना करें ये खोज है। सो वो सब अपनी खोज में लगे हुए हैं और जो ही उनको सही रास्ता मिलेगा वो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। बिल्कुल। भाई देवी, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संस्थान में बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां बहुत उन्होंने अभ्यास किया है और बड़े जम के अभ्यास किया है, क्योंकि हमारा अभ्यास काफ़ी सरल, सिंपल और बहुत सहज है।
उसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मेरी पूज्य माता जी ने 78 वर्ष की उम्र में सीखा था। उससे पहले तो घास नहीं डालती थी माता। अच्छा। हाँ, 78 वर्ष की थी तब उनको तकलीफ़ हुई और डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा जी हाँ आप ये जो आचार्य जी बोलते हैं ये आप करते हो, अभ्यास करते हो? कहते नहीं। कहते मैं कर रहा हूँ पिछले 9 महीने से और मुझे कितना फ़ायदा हुआ है मैं जानता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपको कोई तकलीफ़ हो तो मैं आपको घर देखने आऊँगा, आप थोड़ा दिन करके देखिए ये अभ्यास जो बताते हैं। तब उन्होंने शुरू किया और 21 वर्ष तक अभ्यास करती रही शानदार तरीके से। 1 सप्ताह सिखाया, 21 वर्ष उन्होंने अच्छे से अभ्यास करके दिखाया। और पूज्य माता जी हमारी 99 + 12 डेज़ तक रहीं और बिल्कुल ठीक रहीं। कोई तकलीफ़ घुटनों में, कमर में कोई चक्कर नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ना देखने में, ना बोलने में, ना सुनने में। तो हम स्वस्थ रह ही सकते हैं, हमारा मन अच्छा हो ही सकता है, पर उसको मेंटेन कैसे करना ये महत्वपूर्ण है। तो भाटिया जी आप एक कवि भी हैं, एक योगी भी हैं, तो कवि और योगी का तालमेल कैसे बिठाते हैं? हाँ, मुझे ना शेर व शायरी में मुझे अच्छा लगता था। मैं बचपन में भी कुछ इधर उधर से कुछ पढ़ करके सुनाया करता था अपने स्कूल में, तो मुझे अच्छा लगता था। मैं यार कितनी अच्छी बात लिखी है। और जो मैं बड़ा हुआ तो फिर मैंने कुछ और पढ़ना शुरू किया, तो मैं बहुत सारे शेर व शायरी पढ़ता था। पर मुझे मन में बड़ा अजीब लगता था कि पूरी किताब पढ़ जाता था, उसमें 2-4 शेर भी ऐसे नहीं मिलते थे जो मुझे लगे कि हाँ मेरे दिल को छू गए। तेरे बाल ऐसे हैं, तेरे गाल ऐसे हैं, तुम ऐसे हो, मैं से। मैं क्या है यार, ये सारी शेर व शायरी इसी के लिए है, मैकदा के लिए है, शराब के लिए है, कबाब के लिए है यार, क्या है यार। तो मुझे लगता है नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं है, मैं इतना समय वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं पढ़ूँगा अब। और फिर मैंने कहा कि यदि मैं कभी लिख पाया तो मैं ज़िंदगी की सच्चाइयों को लिखूँगा, जो मुझे समझ आया है वो लिखूँगा, जो दूसरों के लिए भी बेहतर होगा वो लिखूँगा जी। तो मैंने एक शेर लिखा था कि जो भी मुझे आई समझ उसका कुछ तो फ़ायदा, जो मुझे आई समझ उसका कुछ तो फ़ायदा आपको भी मिल सके, मैं इसलिए लिखता गया। बिल्कुल। तो इसलिए मैं लिखा, इसलिए मैं लिखना शुरू किया और बड़े अच्छे मन से जो जैसा बना, जैसा मुझे लगा। मैं ज़िंदगी में नीचे गिरा हूँ तो मैंने गिरने के लिखे हैं, मैं संभला हूँ तो मैंने संभलने के लिखा है, मैं कुछ आगे बढ़ा हूँ तो मैंने आगे बढ़ने के लिए लिखे हैं, ताकि बिल्कुल छुपाव नहीं हो जी, बिल्कुल ईमानदारी से जैसे मेरी स्थिति थी मैंने लिखने की कोशिश की है। और शायद वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 5-6 किताबें हैं शायरी की। और एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे लगता है जो शेर व शायरी पसंद नहीं करता है ना, तो मुझे विश्वास है कि मेरे साथ में 2-4 शेर मुझे सुनाने दीजिए, उसको शेर व शायरी पसंद आ जाएगी। जी बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, जिसने कभी यज्ञ ना किया हो, यज्ञ ना किया हो और यज्ञ के प्रति उसको लगता है क्या है क्या है क्या है, वो कभी हमारे साथ में यज्ञ कर लेगा, उसको यज्ञ के प्रति निष्ठा हो जाएगी। बिल्कुल। और तीसरी बात, किसी ने योगाभ्यास ना किया हो, वो हमारे पास 10 दिन अभ्यास कर ले, वो योगाभ्यास के लिए हमेशा के विषय के लिए उसकी स्वीकृति बन जाएगी। अब वो कितना करता है कितना नहीं करता, कितना कर पाता अलग बात है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता योग का मज़ा नहीं आया या योग का फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल। तो सर आपकी कोई क्लासें लगती हैं योग की, जहाँ से दर्शक हमारे अगर योग सीखना चाहें तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ देखिए, लॉकडाउन से पहले तो 12 क्लासेस थी हमारी यहीं पर आसपास, 12 क्लासेस दिन भर। सुबह 6 बजे पहली क्लास होती थी और 8 बजे लास्ट क्लास होती। लेकिन लॉकडाउन में हम सब बंद कर दिया और काफ़ी सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो जब भी मौका मिलेगा फिर से ऑफलाइन क्लास शुरू करने का, तो हम अपने यूट्यूब है हमारी प्रेम भाटिया, आचार्य प्रेम भाटिया के नाम से चैनल है, उसमें हमने काफ़ी शेर व शायरी भी सुनाई हुई है, उसमें हमने योगाभ्यास भी करके दिखाया हुआ है, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उसमें एक एक स्टेप देख सकते हैं। योग का प्रचार, योग को कैसे एंटर करें, हाउ टू गेट इनटू योगा, है ना, उसमें से देख करके आप वीडियो नंबर 1 5-5 7-7 मिनट की वीडियो डाली हमने, 5-6 वीडियो डाल दी हैं, ताकि आपको सीखने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। फिर भी कोई तकलीफ़ हो तो हम हाजिर हैं, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क बताएंगे, निःशुल्क समझाएंगे। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कीजिए, हम तैयार हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे बीच प्रेम भाटिया जी, विश्व भारती योग संस्थान के संस्थापक निदेशक, जिन्होंने योग को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है कि योग क्या है, और युवाओं को एक संदेश भी दिया है कि आप अपनी खुशियाँ जो तलाशें
तो एक सही दिशा में तलाशें, अपने जीवन में योग का महत्व रखें। योग निरोग ही नहीं बनाता बल्कि आत्मा को एक वो आनंद प्राप्त कराता है कि जो आपको फिजिकल चीज़ों में नहीं मिलेगा। तो आप प्रेम भाटिया जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जाकर के उनकी जो बताई हुई शिक्षा है, जो उन्होंने प्रैक्टिस बताई है, वो ज़रूर देखें, करें, सुनें। और बहुत अच्छे कवि भी हैं, उनकी कविताओं का भी आनंद लें और सर के साथ जुड़ें। तो बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, आभार कि आपने इतना समय निकाल करके हमारे चैनल पर आपने ये बहुत सुंदर आपने एक प्रस्तुति की है। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह भारत ही नहीं पूरे विश्व में योग की कीर्ति की पताका फहराते रहें और लोगों को निरोग बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका भी और आपकी पूरी टीम का। आप यहाँ हमारे संस्थान में आए और आपने बातचीत की और इस योग्य समझा हम कि कुछ आपके चैनल में कुछ कह सकें आपके श्रोताओं से। और मुझे लगता है कि आप ज़रूर से खुद भी अभ्यास करेंगे। जी बिल्कुल। और फिर आप दूसरों को भी अभ्यास करने के लिए प्रेरणा कर पाएंगे। ठीक है, खूब सारी शुभकामनाएं थैंक यू आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हर प्रकार से खुशी के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच श्री प्रेम भाटिया जी, जो विश्व भारती योग संस्थान के संस्थापक निदेशक हैं और इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही गहराई के बीच जाकर के योग की परिभाषा और योग को किस तरह हम अपने जीवन में धारण करें, योग से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया। तो इसी तरह आपसे हम मिलवाते रहेंगे नई नई हस्तियों से, नए नए लोगों से, जो आपको एक प्रेरणा देंगे और आपके जीवन में एक खुशियाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी इसी तरह से कोई कला या आपके अंदर कोई कलाकार है या आप किसी प्रकार भी समाज को कुछ योगदान देना चाहते हैं या समाज में कुछ नई प्रगति लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आकर के हमसे मिल सकते हैं और हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। और या किसी आप ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो इस तरह से लोगों को प्रेरणा देते हैं, तो उनके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें, देखते रहें। धरती से शिखर तक नरेश शर्मा के साथ। नमस्कार।